हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। जुलाई 2026 के एग्ज़ाम में जो त्रिमासिक बोर्ड परीक्षा जो हुआ था दोस्तों आप लोगों का, वो सारे क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। तो इससे पहले जो है मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें एक फिजिक्स का जितने भी क्वेश्चन था मैंने सारे क्वेश्चन को एनालिसिस किया, एक एक करके सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया दोस्तों। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का भी सारा क्वेश्चन डिस्कस कर चुका दोस्तों दूसरे वीडियो में, और ये इसका तीसरा वीडियो है। और ये जो है दोस्तों आज मैं बायोलॉजी का जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन को मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला दोस्तों। तो एंड तक बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और यदि मेरे चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में दोस्तों हम यहीं पर छोड़े थे दोस्तों, जिसमें 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। ये हमारा बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों बायोलॉजी क्वेश्चन स्टार्ट। तो यहाँ पर दोस्तों याद रखना है किण्वन की प्रक्रिया जो होती है वो किस में होता है दोस्तों, ईस्ट में होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 है, जिसमें कहा जा रहा है कि मानव शरीर की कौन सी संरचना वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि वक्ष गुहा जो होता है ना दोस्तों, ये हमारा शरीर का ऊपरी भाग होता है, ओके, जिसमें हमारा जो है फेफड़ा, हृदय, ये सारे चीज़ जो व्यवस्थित रूप से रहता है दोस्तों, ये इसी को क्या कहा जाता है, वक्ष गुहा, यानी कि शरीर के ऊपरी भाग को कहा जाता है। और एक होता है दोस्तों उदर गुहा, जो हमारे शरीर के निचले भाग को कहा जाता है, जिसमें हमारा पाचन तंत्र सारे व्यवस्थित होता है बढ़िया से अच्छे तरीक़ा से, ओके। तो यहाँ पर वक्ष गुहा को उदर गुहा से अलग करती है तो कौन करता है दोस्तों, तो डायफ्राम करता है। ये हम सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यही दोनों के बीच में जो है एक डायफ्राम होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं दोस्तों, तो हमारा डायफ्राम जो होता है वो गुंबद आकार का हो जाता है, यानी कि कुछ इस तरह से राउंड होता है, ठीक ना। और जब सांस को हम छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, ये ऐसे यानी कि थोड़ा सा सीधा होता है, ठीक ना, यानी कि ये ऊपर हो जाता है, फैल जाता है। और जैसे सांस हम लेते हैं ये दबाव बनाता है, फेफड़ा फूल जाता है, तो ये गुंबद की तरह बन जाता है, ओके। ये कौन होता है ऐसा, डायफ्राम का ऐसे इस आकार में बदलते रहता है हमेशा। तो याद रखिएगा वक्ष गुहा को उदर गुहा से कौन अलग करता है, तो डायफ्राम अलग करता है, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर है, जिसमें कहा जा रहा है दोस्तों कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। तो ये हम सभी को पता है दोस्तों कि पौधों में जो है 2 तरह का उत्तक पाया जाता है, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम उत्तक होता है, ठीक ना। तो जाइलम उत्तक का काम होता है दोस्तों कि मिट्टी से जो है खनिज लवण और जल को अवशोषित करके पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है जाइलम। और जबकि फ्लोएम का काम होता है कि पौधों में बने भोज्य पदार्थ को विभिन्न भागों तक पहुँचाने का काम करता है। तो यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थ का परिवहन पौधों में किसके द्वारा होता है, तो वो किसके द्वारा हो जाएगा, फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है कि अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, ठीक ना। तो एक होता है दोस्तों वायवीय श्वसन और एक होता है अवायवीय श्वसन। तो यहाँ पर समझना है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन होता क्या है, ठीक ना। तो कहा जा रहा है दोस्तों कि जब हम लोग जो है समान रूप से सांस लेते हैं, यानी कि कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो उस वक्त जब हम लोग सांस लेते हैं तो नॉर्मल सांस लेते हैं और मुझे ऑक्सीजन का कमी कभी भी फील नहीं होता है दोस्तों, हम लोग आराम से सांस ले पाते हैं दोस्तों। तो ऐसी प्रक्रिया जो होता है ना, जहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमको मिलता है जितना चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं दोस्तों। और वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ये आपको याद रखना है। और एक होता है अवायवीय श्वसन। तो दोस्तों अवायवीय श्वसन क्या होता है, जब हम लोग कोई ज़्यादा वर्क करते हैं, हार्ड वर्क, ठीक ना, या व्यायाम कर रहे होते हैं या फिर कोई दौड़ रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा मांसपेशियाँ थकता है दोस्तों, ठीक ना। और वैसी हालत में क्या होता है, हमारे शरीर को ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है, बहुत मात्रा में कमी होता है ऑक्सीजन का, ठीक ना, यानी ऑक्सीजन की कमी होती है सीधा। तो याद रखिएगा कि जब हमारा शरीर कोई हार्ड वर्क करता है, तो उस वक्त हमारे शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, अवायवीय श्वसन। यानी कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, जबकि वायवीय श्वसन में दोस्तों ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है दोस्तों। तो ये हो गया डिफरेंस। एक और याद रखिएगा कि अवायवीय श्वसन जो होता है दोस्तों, ये हमारा किस में होता है, ये अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होता है, जबकि वायवीय श्वसन की प्रक्रिया जो होता है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो अगर यहाँ पर वायवीय अगर पूछा होता, वायवीय श्वसन की जो है श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है, तब आपका आंसर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन यहाँ पर अवायवीय श्वसन के बारे में पूछ रहा है कि ये कोशिका के किस भाग में होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक 52 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें कहा जा रहा है 52 नंबर क्वेश्चन में कि पौधों में श्वसन किस भाग में होता है, पौधों में जो है श्वसन किस भाग में होता है। यहाँ पर दे रहा तने में 100% तना जो होता है उसमें जो है श्वसन की प्रक्रिया होती है, पत्तियाँ में भी होती है दोस्तों, और जड़ के द्वारा भी करता है। यानी कि पौधा जो होता है वो तना, पत्तियाँ और जड़ तीनों के द्वारा जो है श्वसन की प्रक्रिया, श्वसन जो है ये सभी भाग से भी श्वसन पौधों में होता है, यानी प्रत्येक भाग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 53 नंबर है। तो 53 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो अब यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र की बात किया दोस्तों, तो सबसे पहली बात है कि श्वास नली। तो श्वास नली 100% हमारा भाग है। गिल्स, तो दोस्तों गिल्स जो होता है ये मछली का श्वसन अंग है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो नासिका छिद्र 100% हमारा है। फेफड़ा 100% हमारा है। तो यहाँ पर मानव श्वसन तंत्र का भाग कौन नहीं है दोस्तों, तो वो क्या हो जाएगा, गिल्स नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा टिड्डा तथा तेलचट्टा में श्वसन क्रिया होती है, ठीक ना। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर टिड्डा जो है और तेलचट्टा जो है ये दोनों दोस्तों एक कीट है। क्या है? दोनों एक कीट है। ओके, और यहाँ पर याद रखना दोस्तों कि इसमें जो है ना श्वसन के लिए जो होता है ना, श्वसन का जो आदान प्रदान होता है, इसके शरीर के किनारे पर छोटे छोटे दोस्तों छिद्र पाया जाता है और इसी छिद्र के द्वारा ये सांस ले पाता है दोस्तों, ठीक ना। कीड़े मकोड़े जो होता है, कीट या तेलचट्टा जो होता है दोस्तों, इसके शरीर पर जो है ना छोटे छोटे क्या होता है, छिद्र होता है, ठीक ना। और उसी छिद्र के द्वारा ये सांस लेता है और उसी भाग का नाम क्या दोस्तों, श्वास रंध्र भी कहा जाता है या श्वास नली भी कहा जाता है या इसका जो है भाग को ट्रेकिया भी कहा जाता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो भाग, एक श्वास रंध्र कहा जाता है, एक ट्रेकिया भी कहा जाता है और इसी को श्वास नली भी कहा जाता है। तो गिल्स मछली में पाया जाता है, ये 100% गलत हो जाएगा। फेफड़ा हम लोगों में पाया जाता है, मनुष्य में ये भी 100% गलत होगा। कोशिका झिल्ली, ये तो श्वसन का कोई भाग ही नहीं है दोस्तों, ठीक ना। ये कीट में ये भी कोशिका झिल्ली भी नहीं होता है, तो ये क्या होगा, श्वास नली हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि टिड्डा होता है या तेलचट्टा होता है, इसमें जो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये श्वास नली के द्वारा होता है और इसी श्वास नली को श्वास रंध्र भी कहा जाता है और इसी को ट्रेकिया भी कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 55 नंबर में कहा जा रहा है कि मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग है। अब हम सभी को पता है कि मानव का आहारनाल की कुल लंबाई जो होता है ना दोस्तों, वो 8 से 10 मीटर की लंबाई टोटल होता है दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन है। तो आहारनाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। कौन होता है? छोटी आंत होता है दोस्तों। और इसकी लंबाई टोटल कितना होता है? लगभग 6 से 7 मीटर का होता है केवल छोटी आंत। यानी कि टोटल जो है 8 से 10 मीटर की लंबाई होती है। अब इसमें बहुत सारा चीज़ होता है दोस्तों, छोटी आंत होता है, बड़ी आंत होती है, अमाशय होती है, सारा चीज़ मिल के ये पूरा आहारनाल को रेडी करता है। लेकिन इसमें जो है केवल एकलौता छोटी आंत जो होती है ना, यही दोस्तों 6 से 7 मीटर का हो जाता है। इसलिए जो है आहारनाल का सबसे लंबा भाग जो होगा वो छोटी आंत होगा दोस्तों। तो इसको याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 में कहा जा रहा है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो याद रखिए दोस्तों कि पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से जब भोजन बनाती है तो वो ग्लूकोज ग्रुप में प्राप्त होता है। किस रूप में? ग्लूकोज ग्रुप में। जब दोस्तों पेड़ पौधा भोजन को अपना जो है इस्तेमाल करता है वो भोजन ग्रुप में, लेकिन जब भोजन बच जाती है तो उसको संचित किया जाता है। जमा, यहाँ पर जमा करना अलग हो गया, यूज़ करना अलग हो गया, ठीक ना। यानी कि पेड़ पौधा जब भोजन बनाता है तो वो ग्लूकोज ग्रुप में भोजन बनाता है, तैयार करता है। लेकिन जमा करने की बात कर रहा है वो किस रूप में जमा करता है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टार्च हो जाएगा। तो पौधों में भोजन किस रूप में भोजन को जमा करता है तो क्या हो जाएगा? स्टार्च ग्रुप में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है कि मानव शरीर में जो भोजन का निर्माण होता है दोस्तों वो भी ग्लूकोज ग्रुप में ही होता है। लेकिन इसी को अगर कहेगा मानव जो है अपने भोजन को संचित किस रूप में करता है अपने शरीर में, तो वो दोस्तों याद रखिएगा ग्लाइकोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन कहा जाता है, ग्लाइकोजन। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों कि पौधा जो होता है वो भोजन को किस रूप में जमा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च ग्रुप में। और यही जब मानव के बारे में पूछता है कि मानव शरीर में जो है भोजन को किस रूप में जमा किया जाता है, संचित किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा दोस्तों। तो अगला कोई प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला जो आपका प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 है, जिसमें कहा जा रहा है कि द्वार कोशिका की कौन सी दीवार मोटी होती है। यहाँ पर करा है भीतरी, यहाँ करा है बाहरी, यहाँ करा है पार्श्व, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भीतरी। ओके, द्वार कोशिका जो होता है ना दोस्तों, आपको पता है कि पौधों में जो है एक रंध्र भाग होता है दोस्तों। पौधों में क्या होता है? एक रंध्र भाग होता है, कुछ इस तरह से होता है दोस्तों, इस तरह से होता है, बीज के दोनों तरफ इस तरह से होता है। तो पौधों में जो है एक छिद्र होता है बीच में, इसी को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। और रंध्र इसी को क्या कहा जाता है? द्वार कोशिका। ओके, इसी को क्या कहा जाता है? द्वार कोशिका। और द्वार कोशिका में क्या होता है? जो रंध्र होता है ना, छिद्र, उसके जस्ट बगल वाली जो भाग होती है उसी को कहा जाता है भीतरी। और यही जो है इसकी दीवार क्या होती है? मोटी होती है दोस्तों। कह रहा है द्वार कोशिका की कौन सी दीवार मोटी होती है, तो वो क्या हो जाएगा? भीतरी कोशिका जो होता है वो क्या होता है? मोटी होता है दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वपोषी होते हैं। तो ये तो सबसे इजी सवाल है दोस्तों। स्वपोषी का मतलब होता है कि वैसा जीव जो अपना भोजन खुद स्वयं बनाता है उसे क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, सभी हरे पौधे, यानी कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो सभी क्या होता है? स्वपोषी होता है, क्योंकि ये सब अपना भोजन खुद से बनाता है दोस्तों, ठीक ना। जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है, जीवाणु का भी वही हाल है, कवक का भी वही हाल है, ठीक ना। तो केवल पौधा ही ऐसा है जो अपने भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा? यही स्वपोषी होगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 59 हम लोग देख लेते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है परजीवी पोषण,
बीम द्वारा स्वपोषी पोषण और डीम द्वारा मृतजीवी पोषण, ठीक ना। तो याद रखिएगा परजीवी पोषण उसे कहा जाता है जो भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहा जाता है, परजीवी कहा जाता है। तो गोबर छत्ता जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर बी में कहा जा रहा है स्वपोषी पोषण। तो दोस्तों स्वपोषी का मतलब जस्ट हमने बताया जो अपना भोजन स्वयं बनाता है वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि गोबर छत्ता जो होता है ना ये मृतजीवी पोषण कहलाता है, क्योंकि गोबर छत्ता जो होता है वो सड़े गले चीज़ों पर निर्भर करता है, यानी कि सड़े गले चीज़ों से, ठीक ना, अकार्बनिक रूप में जो है ये अपना भोजन जो है प्राप्त करती है दोस्तों। तो यहाँ पर गोबर छत्ता जो किस प्रकार का पोषण हो जाएगा, मृतजीवी पोषण कहलाएगा दोस्तों। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है उसी को एनिमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनिमल कहा जाता है दोस्तों। और एनिमल के बारे में कहा जाता है कि यह मानव शरीर की सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ होता है, ठीक ना। तो मानव शरीर की सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, क्या हो जाएगा, एनिमल हो जाएगा, याद रखिएगा। और मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है वही क्या कहलाता है, एनिमल कहलाता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टेलेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा टेलेक्स किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि पेड़ पौधा में जो होता है ना, पेड़ पौधा में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि दूध के रूप में उसमें पाया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। टेलेक्स का मतलब होता है कि पौधों में पाई जाने वाली एक गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जी तरल पदार्थ होता है। अब जिसको हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कह सकते हैं, जो पौधों में पाया जाता है लेकिन वो दूध के रूप में पाया जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि पेड़ पौधों को जब काटते हैं तो उससे क्या होता है, दूध निकलती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, टेलेक्स कहा जाता है। तो अब कहा जा रहा है कि टेलेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। तो पीपल में 100% पीपल को आप काटिए, वहाँ से दूध निकलेगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करा है कि बरगद में 100% बरगद में भी ऐसा होता है, इस पर अब जो है काटिए तो यहाँ से भी दूध निकलेगा। तो टेलेक्स पीपल में भी है और बरगद में भी है। जब 1 से 2 ऑप्शन सही नजर आ रहा है, क्या होगा, इनमें से सही 100% होगा, क्योंकि ए और सी कहीं है ही नहीं। अब यहाँ पर क्या लिखा, पीला कनेर। अब पीला कनेर कोई पौधा होगा, इसमें भी 100% दूध पाया जाता होगा, लेकिन इसका ये किसको कहा जा रहा है ये मालूम नहीं है। तो 2 सही है तो 100% ये भी वही चीज़ होगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न दोस्तों जिसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में कि ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि ब्रिक की जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है उस किसको कहा जाता है, नेफ्रॉन को कहा जाता है दोस्तों। किसको, नेफ्रॉन को कहा जाता है। अब यहाँ पर एक है न्यूरॉन। तो याद रखिएगा तंत्र कोशिका का जो इकाई होता है वो न्यूरॉन होता है, लेकिन दोस्तों ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होता है वो कौन होता है, नेफ्रॉन होता है। तो याद रखिएगा नेफ्रॉन का जो काम होता है दोस्तों, नेफ्रॉन क्या करता है, यहाँ पर याद रखिएगा यह हमारे रक्त को छानने का काम करता है, यानी कि शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मूत्र के रूप में क्या करती है, बाहर निकालने का काम करती है, कौन, नेफ्रॉन। तो ये हमारे शरीर का काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है दोस्तों। और ये कहाँ पाया जाता है, तो ब्रिक में पाया जाता है, ठीक ना। ब्रिक की इसीलिए कहा जाता है कि नेफ्रॉन जो है ब्रिक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है दोस्तों। यानी कि याद रखिएगा कि नेफ्रॉन के माध्यम से ही हमारे शरीर में जितने भी खून है वो रक्त का छन्ने का काम करता है ये, और उसमें जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उस पदार्थ को मूत्र के रूप में बाहर निकालने का भी काम यही करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन रहा है दोस्तों कि ब्रिक में जो है मानव के ब्रिक में, प्रत्येक मानव ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। याद रखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक ना। यानी कि प्रत्येक मानव ब्रिक जो होता है, मानव ब्रिक में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन की संख्या पाया जाता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 63 में कहा जा रहा है दोस्तों कि मूत्र का पीला रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दोस्तों मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रीवियस सवाल है। ये मूत्र का जो पीला रंग जो दिखता है वो किसके कारण दिखता है दोस्तों, तो उसका नाम क्या है, यूरोक्रोम नाम है। ओके, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि रक्त की शुद्धिकरण, रक्त को जो छानने का जो काम करता है मशीन के द्वारा हमारे शरीर में, वो क्या कहलाता है यह प्रक्रिया दोस्तों। तो ये प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस कहलाता है। ये एक डायलिसिस मशीन होता है दोस्तों। जब हमारा ब्रिक काम करना बंद कर देता है दोस्तों, जो छानने का काम करता है हमारे खून को, जब ये हमारा ब्रिक जो है सही से काम नहीं करता है तो वैसे स्थिति में जो है एक मशीन लगाया जाता है और उस मशीन के माध्यम से हमारा खून का शुद्धिकरण होता है दोस्तों। इसी मशीन का नाम क्या है, डायलिसिस मशीन नाम है। याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 65 नंबर प्रश्न है। तो 65 नंबर में कहा जा रहा है कि पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो अभी जस्ट ये सेम सवाल अभी बताया दोस्तों, इसको क्या कहा जाएगा, टेलेक्स कहा जाएगा। तो हमारे पौधों में एक गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित पदार्थ होता है और इसी को क्या कहा जाता है, टेलेक्स कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों।
अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन साधारणतः मानव मूत्र में उपस्थित नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि मानव मूत्र में उपस्थित होता कौन कौन है। यदि ये पता चल जाए तो ये पता करना हमारे लिए बहुत ही आसान होगा कि कौन नहीं हो सकता है। तो मानव मूत्र में जल 100%, ये तो कहा जाता है 90% जल होता है दोस्तों, 90% जल मानव मूत्र में होता है। उसके बाद जो है यूरिया तो होता ही है, क्योंकि यूरिया के कारण ही पैसा पीला दिखता है दोस्तों, जिसको यूरिक्रोम भी कहते हैं। तो जल होगा, यूरिया होगा दोस्तों, और एक सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक भी पाया जाता है मूत्र में, लेकिन सोडियम नाइट्रेट नहीं होता है। तो तीन चीज़ मुख्य रूप से हमारे मूत्र में पाया जाता है, एक है जल, एक है यूरिया और एक है दोस्तों सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। ओके, तो ये तीन चीज़ पाया जाता है और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट नहीं होगा दोस्तों, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है 67 नंबर प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हम सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको कहा जाता है, यकृत को कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो है यकृत हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना। और अगला जो है प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर 68 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, तो 68 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है इन्वर्टेज, दे रहा है बी में दे रहा है इमाइलेज, सी में दे रहा है लाइपेज और डी में दे रहा है पेप्सिन। ओके, सक्रिय पेप्सिन दे रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया और पेप्सिन हो गया, ये तीनों जो है एक एंजाइम है दोस्तों। और ये तीनों जो है दोस्तों, अग्नाशय जो है ना, अग्नाशय वही ग्रंथि के द्वारा ये तीनों एंजाइम बाहर निकलता है, ठीक ना। और ये तीनों का अलग अलग काम होता है दोस्तों। अब यहाँ पर जो हमसे पूछा गया है कि वसा को वसा अम्ल में कौन बदलता है, तो वो कौन हो जाएगा, इमाइलेज हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, सॉरी इमाइलेज नहीं, लाइपेज हो जाएगा। तो याद रखना है कि लाइपेज जो है ना, लाइपेज ये एक एंजाइम है और लाइपेज एंजाइम का काम होता है दोस्तों, ये जो है इसका प्रमुख काम होता है कि वसा को वसा अम्ल में बदल देना। ओके, क्या होता है, वसा को वसा अम्ल में बदल देना या फिर ग्लिसरॉल में बदल देना, ठीक ना। वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में बदल देने का किसका काम होता है, लाइपेज का काम होता है। अब एक हो गया दोस्तों इमाइलेज। तो इमाइलेज जो है ना, इसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। तो याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, तो इमाइलेज करता है, ठीक ना। वसा का पाचन कौन करता है दोस्तों, तो लाइपेज करता है, क्योंकि लाइपेज जो है वसा को वसा अम्ल में बदलता है और तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। इस प्रकार भोजन का वसा का पाचन होता है, किसके माध्यम से, लाइपेज के माध्यम से। और इमाइलेज का काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। उसी प्रकार दोस्तों पेप्सिन जो होता है ना, पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन का पाचन करना। क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन, ठीक ना। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है, इमाइलेज। और दोस्तों वसा यानी कि तेल जो होता है वसा, इसका पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करता है। ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और ये तीनों एंजाइम किससे स्रावित होता है दोस्तों, तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 69, जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रहणी भाग है। तो दोस्तों हम सभी को पता है कि ग्रहणी भाग जो होता है वो छोटी आंत का भाग होता है, क्योंकि हमारा छोटी आंत जो होता है दोस्तों, इसका 3 भाग होता है। कितने भाग, 3 भाग, ठीक ना। एक होता है दोस्तों ग्रहणी, एक होता है जिजुनम, एक होता है इलियम, ठीक ना। तो छोटी आंत के टोटल कितने भाग होता है, 3। तो सबसे पहला कौन होता है, ग्रहणी, दूसरा कौन होता है, जेजुनम और तीसरा कौन होता है, इलियम। तो टोटल 3 होता है दोस्तों। तो इसका मतलब है ग्रहणी जो भाग होता है वो किसका होता है, छोटी आंत का होता है। और यहाँ पर जिजुनम पूछता है फिर भी छोटी आंत का होता है, इलियम पूछता है फिर भी छोटी आंत का होता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप जरूर याद रखें दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 70। ओके, 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी और ग्रसनली, ठीक ना, ग्रसनी और ग्रासनली से जुड़ी होती है। यानी किस छिद्र के द्वारा जो है ग्रसनी जो है वो ग्रासनली से जुड़ी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंठ द्वार। क्या हो जाएगा, कंठ द्वार दोस्तों। तो किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी जो है ग्रासनली से जुड़ा होता है, तो वो क्या हो जाएगा, कंठ द्वार के द्वारा जो है ये दोनों आपस में जुड़ा होता है दोस्तों, ठीक ना। टोटल जो है 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न आ गया दोस्तों। तो अगले प्रश्न में दोस्तों हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डील करेंगे दोस्तों। आज जितने भी बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था वो सारे प्रश्न को आपको बता दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया दोस्तों। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। तो फिर मैं आप लोगों से एक अच्छे वीडियो के साथ दोस्तों अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।